तो देखो आज अपना सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टेक्निकल पार्ट है मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी एक दो को थ्योरेटिकल चीज बचती है, ठीक है, यूजेज वगैरह एप्लीकेशन बेस्ड वगैरह, वो आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स, ठीक है, हाँ जी। हम कॉलॉइड्स को किस तरह से कोगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है, हाँ वो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एक तो है इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करके। ठीक है, तो यदि हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड्स है उसका चार्ज है वो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा फिनिश कर देगा। ठीक है, तो जो जैसा भी आपके पास कॉलॉइड है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, जब आप एक्सेस अमाउंट पे इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन के कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, सो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका न्यूट्रलाइजेशन करेगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बार बार डायलिसिस करके भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, बाई परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट का मतलब होता है बार बार। ठीक है, हाँ देखो डायलिसिस है वो यदि कुछ हद तक करें हम तब तो उसका हमारे बेनिफिट है, क्योंकि जो मेजर इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाती है। बट यदि हम सारी इम्प्योरिटी यदि रिमूव कर दे, इम्प्योरिटी भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहता है, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट की लिटिल बिटिल जो अमाउंट होती है वो जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उनके चार्ज को इंड्यूस करके रखती है। ठीक है, तो परसिस्टेंट डायलिसिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब बार बार आपको डायलिसिस नहीं करना है। ठीक है, फिर डायलिसिस हमने हद से ज्यादा कर दिया तब भी क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो लंबे टाइम तक डायलिसिस आपको नहीं करना है। ठीक है, प्रोलॉन्ग डायलिसिस या परसिस्टेंट डायलिसिस क्या है, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी मेथड्स की हम बात करें, यदि आप ज्यादा हीट करो मतलब बॉईल कर दो कोलोइडल सॉल्यूशन को, या ज्यादा कूल कर दो, ठीक है, तब भी क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है बाई बॉइलिंग और कूलिंग। ठीक है, तो ये भी चार्ज को क्या कर देती है, फिनिश कर देती है। ज्यादा बॉईल करने से क्या होगा, पार्टिकल्स है, ठीक है, उनके ऊपर जो चार्जेस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, क्योंकि डीपी और डीएम है उनके बीच में बाद में कोई कांटेक्ट रहता नहीं है। ठीक है, और कॉलिड होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये तीन मेथड होंगे, है ना। इनमें ज्यादा आपको डिटेल जानने में कुछ नहीं रखनी, बस नाम पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड है। उसके बाद यदि आप दो ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर दो, जैसे एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तब भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। जो फोर्थ मेथड है वो है बाई मिक्सिंग टू ऑपोजिट ऑपोजिटली चार्ज सोल। ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक पॉजिटिव सा कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास, एक पॉजिटिव कोलोइड्स है और दूसरा नेगेटिव कोलोइड्स है, तो इन दोनों को आप मिक्स करोगे तब भी क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम म्यूचुअल कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यदि आप अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कोगुलेशन।
ठीक है, यानी एक दूसरे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। हाँ जी। इसके अलावा मैंने एक और मेथड आपको पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रोड अपना, ठीक है, जैसे मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल है ना, पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड है इन पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो पूरा क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, जो सारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उनके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस भी क्या है, एक तरीका है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन करने का। ठीक है, तो ये हुए प्रेसिपिटेशन के मेथड, है ना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो लायोफिलिक कॉलोइड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन लायोफोबिक से, और जो लायोफिलिक कॉलोइड्स होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो क्या रीजन है कि लायोफिलिक कॉलोइड्स है वो मोर स्टेबल होते हैं, उनका प्रेसिपिटेशन इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे कोई भी लायोफिलिक कॉलोइड्स है उस पार्टिकल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बिल्कुल। जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे यहाँ पे, है ना, जैसे इस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्टिकल यदि आया है कॉन्टेक्ट पे, तो जब तक ये प्रोटेक्टिव लेयर हटेगी नहीं, ठीक है, जब तक इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम रिमूव नहीं कर पाते, तब तक जो प्रेसिपिटेशन है या जो कोगुलेशन है वो क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। ठीक है, एक लायोफिलिक सॉल्ट्स को हम कैसे कोगुलेट कर सकते हैं, तो कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो लायोफिलिक सॉल्ट के लिए दो फैक्टर है। ठीक है, जब तक ये दो फैक्टर खत्म नहीं होते, सबसे पहले तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों फैक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम प्रोटेक्टिव जो लेयर है, जो सोल्वेशन है, उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, हाँ, और उसके बाद चार्ज को। तो सबसे पहला फैक्टर है सोल्वेशन। ठीक है, सोल्वेशन of colloidal particle by DM। DM इज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम है, वो चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है, जब तक इस लेयर को हम हटाते नहीं है तब तक ये लायोफिलिक जो सोल है वो प्रेसिपिटेट हो नहीं सकता। और दूसरा फैक्टर है चार्ज। ठीक है, पहले तो आपके सॉल्वेशन को हटाओ, सॉल्वेशन हट जाएगा तो चार्ज को तो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आप ही न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो सॉल्वेशन को हमें किस तरह से हटाना है, प्रोटेक्टिव लेयर को किस तरह से रिमूव करना है, तो प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करना है, तो उसके लिए कोई हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट या कोई स्पेशल टाइप का सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज सुटेबल सॉल्वेंट। क्या यूज करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, सुटेबल सॉल्वेंट में हम ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एसीटोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। ठीक है, जो डीपी और डीएम के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो प्रोटेक्टिव फिल्म है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब ये प्रोटेक्टिव फिल्म हट जाएगी तो आप इलेक्ट्रोलाइट की लिटिल बिटिल अमाउंट भी डालोगे, तब भी इसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जिससे ये जो सॉल्वेशन का फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर सेकेंड हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, है ना, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। तब जाके आपका जो लायोफिलिक सोल है उसका कोगुलेशन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन लायोफोबिक, बिकॉज एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं। तो सॉल्वेशन को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। इस सॉल्वेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सुटेबल सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, लाइक एल्कोहल है, एसीटोन है, ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन
हो पाएगा। ठीक है, एक मिनट। और लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं, यदि इनके प्रेसिपिटेशन की हम बात करें, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बिकॉज इनमें कोई सॉल्वेशन नहीं होता। जो लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे कोई सॉल्वेशन नहीं होता, यहाँ पे आपको ये सॉल्वेंट वगैरह इन सब चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। मतलब लायोफिलिक सॉल्ट तो क्या होते हैं, ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं बिकॉज उनमें क्या होता है, सॉल्वेशन प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर फिल्म प्रेजेंट होती है। तो एक लायो फोबिक सॉल्ट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पे आपको फोकस करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ठीक है, तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लायोफोबिक कॉलॉइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड्स यूज करेंगे। कौन से यूज करेंगे, लायोफिलिक कॉलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कॉलॉइड्स क्या करते हैं, लायोफोबिक की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं ये एक एक्सटेंसिवली सॉल्वेशन कर देंगे लायोफोबिक का, है ना। जैसे ये लायोफोबिक कॉलॉइड्स पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, जो डीएम है ना लायोफिलिक की, ठीक है, वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स है वो लायोफोबिक की प्रोटेक्शन कर सकते हैं बिकॉज लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लायोफिलिक में यूनिक प्रॉपर्टी होती है प्रोटेक्शन की। ठीक है, और इसीलिए लायोफिलिक कॉलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। तो कई बार लायोफिलिक कॉलॉइड्स है तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स की प्रोटेक्शन करने के लिए काम आते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम, गोल्ड नंबर। क्या यूज करते हैं, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है, देखो, गोल्ड नंबर डिफाइन होता है लायोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है, लायोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए। तो किसके लिए डिफाइन होगा, डिफाइंड फॉर लायोफिलिक कॉलॉइड्स। बिकॉज जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। ठीक है, तो गोल्ड नंबर को देखो किस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ, है ना। इसको समझने के लिए आपको देखो, पहले हम डेफिनेशन की बात नहीं करते, है ना, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ये गोल्ड नंबर होती क्या है। ठीक है, तो गोल्ड नंबर किस तरह से डिफाइन होती है, लेट अस कंसीडर हमारे पास एक लायोफोबिक सोल है। कौन सा सोल है, लायोफोबिक, जिसकी मुझे प्रोटेक्शन करनी है। आई हैव ए लायोफोबिक सोल। ठीक है, और लायोफोबिक सोल में गोल्ड सोल ले लो, इसका एग्जांपल लायोफोबिक सोल का, तो मेरे पास 10 ml है गोल्ड सोल। और जो गोल्ड का सोल है वो एक तरह से लायोफोबिक सोल है, लायोफोबिक सोल है। ठीक है, 10 ml गोल्ड सोल है, वो हमारा लायोफोबिक सोल है। तो उसकी मुझे क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। किससे करनी है, इलेक्ट्रोलाइट से करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से करनी है ना। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट और ऐड कर रहा हूँ साथ में, 1 ml NaCl, जो कि क्या है, 10% है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन वेट बाई जो भी वॉल्यूम है वो 10% है। 10%
NaCl की कॉन्सेंट्रेशन है या आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है, उसका 1 ml डाल रहा हूँ। मैं कितने ml के लिए बात कर रहा हूँ? 10 ml के लिए मैं 1 ml यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड फिक्स है यहाँ पे जो वैल्यूज है। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लायोफोबिक गोल्ड सोल है। ठीक है, उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसको न्यूट्रलाइज से बचाने के लिए, उसके न्यूट्रलाइजेशन को रोकने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? लायोफिलिक सोल यूज करूंगा, जो कि क्या है? हमारा प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। ठीक है, तो NaCl के ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे? इसमें लायोफिलिक सोल मिलाएंगे। ठीक है, तो लायोफिलिक सोल की मान लो x मिलीग्राम मिलाता हूं मैं, x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल। ठीक है, और ये एक्सी क्या है? यहाँ पे गोल्ड नंबर है। एक्सी हमारी क्या है? यहाँ पे गोल्ड नंबर है। तो गोल्ड नंबर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे? यदि मैं गोल्ड नंबर की डेफिनेशन की बात करूं तो वो हो जाएगी, गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ milligram of lyophilic salt. Gold number is the gold number is the number of milligram of lyophilic salt. ठीक है, lyophilic salt added in 10 ml gold salt added in 10 ml gold salt to stop precipitation या coagulation of 1 ml NaCl solution is added. ठीक है, जब आप 10 ml आपके पास गोल्ड का सोल है, एक लायोफोबिक सोल है आपके पास, 10 ml गोल्ड सोल है। ठीक है, उसमें आप कितने मिलीग्राम लायोफिलिक के डालते हो जिससे आपका प्रेसिपिटेशन रुक सके? क्या डालने पर? 1 ml ऑफ NaCl डालने पे। ठीक है, 1 ml NaCl डालने के ऊपर आपका जो लायोफोबिक सोल है उसके 10 ml का प्रेसिपिटेशन रुक सके, इसके लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा? प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिलाना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड की जो अमाउंट है वही क्या होती है? गोल्ड नंबर होती है। ठीक है, तो यदि इसका हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो वही बना सकते हैं। देखो, तो गोल्ड नंबर है वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, जो लायोफोबिक सोल है उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो मैं 10 ml के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम 10 ml के हिसाब से बात कर रहे हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, देखो जो लायोफोबिक सोल है 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट है वो इजीली प्रेसिपिटेट कर सकता है। उसका प्रेसिपिटेशन क्या हो सकता है? इजीली हो सकता है। तो उसके प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए मैं क्या डाल रहा हूँ? यहाँ पे x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जितने मिलीग्राम रिक्वायर्ड होंगे वो क्या होगी? गोल्ड नंबर होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा? 1 ml NaCl है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इलेक्ट्रोलाइट से बचाने के लिए, ठीक है, जितने मिलीग्राम में लायोफिलिक सोल के ऐड करूंगा वो क्या होगी? गोल्ड नंबर होगी। ठीक है, तो उसको हम फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गोल्ड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10। मान लो आपने 10 ml ही डाल लिया वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मिलीग्राम में क्या हो जाएगा? गोल्ड नंबर हो जाएगा। यदि आपने 100 दिया तो फिर क्या होगा? आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, गोल्ड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 10। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव पावर है, यदि मैं प्रोटेक्टिव पावर की बात करूं, किसकी? लायोफिलिक सोल की। प्रोटेक्टिव पावर किसकी? लायोफिलिक सोल की। लायोफिलिक सोल की। ठीक है, वो किसके क्या गोल्ड नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? मुझे बताओ। क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट डाली है लायोफिलिक सोल की, एक तो लेस अमाउंट डालने पे भी क्या हुआ? मतलब कोगुलेशन रुक गया। एक आप मोर अमाउंट डाल रहे हो तब कोगुलेशन रुक रहा है ना। एक तो आप 10 मिलीग्राम डालो, एक 20 मिलीग्राम डालो। आपके पास मान लो 2 लायोफिलिक सोल है, एक है ए, एक है बी। इसके आप 10 मिलीग्राम ऐड करो, बी के आप 20 मिलीग्राम ऐड करो, तो ज्यादा प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? मुझे बताओ। प्रेसिपिटेशन दोनों से रुक रहा है, तो ज्यादा प्रोटेक्ट कौन करेगा? 10 वाला या 20 वाला? ए करेगा या बी करेगा?
वही कोगुलेशन वैल्यू वाली है ना, जैसे कोगुलेशन वैल्यू पढ़ाई थी मैंने। कोगुलेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, जितनी कम वैल्यू होगी उतनी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, गोल्ड नंबर के। प्रोटेक्टिव पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी गोल्ड नंबर के, ठीक है। जितना आपको कम अमाउंट ऐड करोगे उतनी क्या होगी उसकी प्रोटेक्टिव पावर होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया आपका। तो इसके बेसिस पे आपको कई बार ना एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, गोल्ड नंबर से रिलेटेड। तो गोल्ड नंबर में जो प्रोटेक्टिव पावर होती है वो गोल्ड नंबर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक में दो दो लायोफिलिक कॉलर्स है, एक ए है एक बी है। इसके 10 मिलीग्राम डाल रहा हूँ तब प्रेसिपिटेशन रुक रहा है, इसके में 20 मिलीग्राम डाल रहा हूँ तब प्रोटेक्शन रुक रहा है। तो पावर है वो ज्यादा किसकी होगी, एक ही ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी कम अमाउंट होगी पावर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो गोल्ड नंबर में कोई डाउट है? उसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो कोलोइडल सिस्टम आता है वो आता है इमल्सन के बारे में, ठीक है। इमल्सन, इमल्सन, इमल्सन। तो इमल्सन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम क्या होता है, इमल्सन होता है, ठीक है। हाँ जी। दोनों डीपी और डीएम दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, ठीक है। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, यदि एक लिक्विड की कुछ ड्रॉपलेट दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ finely divided droplets, dispersion of finely divided droplets of a liquid, finely divided droplets of a liquid into another liquid, another liquid, ठीक है, इज नोन एज इमल्सन, ठीक है। जैसे इमल्सन को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके जो केस बनते हैं वो दो टाइप के बन सकते हैं। एक होता है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। तो जो ऑयल इन वाटर होता है, ठीक है, जो सबसे पहला वाला होता है ऑयल, ये तो यहाँ पे डीपी की तरह काम करेगा। और जो इन वाटर है, वाटर यहाँ डीएम की तरह काम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास वाटर ले लिया, ठीक है। उस वाटर के अंदर आपने कुछ ऑयल की ड्रॉप डाल दी है ना, कुछ ऑयल की ड्रॉप डाल दी 8-10, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, ऑयल इन वाटर का टाइप का इमल्सन बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी। जैसे मिल्क है ना, इसका एग्जाम्पल आता है मिल्क। तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में जो फैट पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं, है ना, और वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो डीएम क्या होता है, वाटर, और डीपी क्या होती है, मिल्क के अंदर जो फैट होती है, ठीक है। तो फैट्स है वो वाटर में क्या होती है, डिस्पर्स्ड होती है। तो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर टाइप का एग्जाम्पल। दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप का। तो यहाँ पे जो वाटर है वो डीपी की तरह काम करेगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, कम। और जो ऑयल है वो यहाँ पे डीएम की तरह काम करेगा, तो उसकी अमाउंट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी अमाउंट क्या होगी यहाँ पे, ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो इसका एग्जाम्पल, यदि वाटर इन ऑयल की हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बटर, क्या हो जाएगा, बटर क्रीम वगैरह, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बटर में देख, हम जो बटर निकालते हैं ना, देखो, तो उसमें क्या होता है, मेजर जो पार्ट होता है वो ऑयल होता है ना, मतलब फैट पार्ट ज्यादा होता है, और वाटर पार्ट बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, ठीक है। तो बटर इसके अंदर आता है वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जाम्पल। अब देखो, इमल्सन को हमने क्लासिफाई कर लिया दो टाइप के, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो इमल्सन भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। उनको भी मुझे स्टेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एजेंट यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो इमल्सन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है।
उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, हाँ जी। जो इमल्सन को स्टेबल करे उसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, स्टेबलाइज इमल्सन। और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे कोल्ड पार्टिकल के चारों तरफ। जैसे ये इमल्सन का जो डीपी पार्टिकल है उसके चारों तरफ क्या बना लेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन है वो डीपी और डीएम में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं कोल्ड पार्टिकल के चारों तरफ, जिससे जो सरफेस टेंशन होता है डीपी और डीएम के बीच में वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे, एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, ऑयल इन वाटर टाइप में, फॉर ऑयल इन वाटर टाइप में, तो यहाँ पे जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होते हैं ऑयल इन वाटर में, वो प्रोटीन्स है, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है मैक्रोमोलेक्यूल प्रोटीन्स है, गम्स हो गया, ठीक है, जिलेटिन्स हो गए, सिंथेटिक सोप्स हो गई, सोप्स हो गई। ठीक है, हाँ जी। और जो मिल्क होता है ना, मिल्क, उसके अंदर जो केसिन प्रोटीन होती है ना, बायो के स्टूडेंट जानते हैं, जो केसिन प्रोटीन होती है वो क्या करती है, स्टेबल करती है ना। प्रोटीन्स के अंदर जो मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन, जो कि क्या करती है, फैट मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करती है। ठीक है, इसलिए मिल्क क्या होता है, ऑलरेडी आपका स्टेबल कोलॉइड होता है। हाँ जी। और फॉर वाटर इन ऑयल टाइप की हम बात करें, वाटर इन ऑयल टाइप के लिए, तो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स है ना, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, ठीक है, जिसमें कार्बन का नंबर बहुत हो, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। ठीक है, और लैम्प ब्लैक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे, इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो ऑयल इन वाटर में प्रोटीन्स है, गम्स है, जिलेटिन है, सिंथेटिक सोप है, और वाटर इन ऑयल में फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन एल्कोहल है, और लैम्प ब्लैक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमल्सन। ठीक है, इसमें आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर जो लास्ट पार्ट आता है वो एग्जाम्पल्स है ना, कोलॉइड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स है उनका ना, कोलॉइड अराउंड अस। ठीक है, उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी, कोलॉइड अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या कॉलर्स के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, ठीक है, स्काई का ब्लू कलर होने का रीजन ये होता है कि स्काई के अंदर क्या होती है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, अलोंग विथ वाटर वेपर। ठीक है, तो डस्ट है यहाँ पे क्या है, कॉलर्ड है। जो डस्ट पार्टिकल है अलोंग विथ वाटर वेपर है, वो क्या होते हैं, सस्पेंडेंट होते हैं। तो जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट फॉल होती है, जैसे सनलाइट यहाँ पे फॉल होती है, तो एनर्जी क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है, वेवलेंथ क्या करेंगे, इमिट करेंगे। जो वेवलेंथ इमिट करते हैं वो यहाँ पे ब्लू वाली होती है। कौन सी होती है, ब्लू वाली। ठीक है, वो आपकी आंखों को दिखाई देता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर वेपर के साथ एयर में सस्पेंडेड होते हैं। जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो वो लाइट का इमिशन करेंगे, और इसके कारण आपको आकाश का जो कलर है वो क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। वो स्कैटरिंग का यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, फिर हमने फॉग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मिस्ट है, फॉग है, ठीक है, रेन है, ये सारे क्या होते हैं, कॉलिड्स होते हैं। और अपने ये डेली लाइफ में है, इस टाइप की फिनोमिना होती भी है, फॉग है, मिस्ट है, रेन है ना, ये सारे क्या है, कॉलिड्स के एग्जाम्पल है। फिर फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल हम जो खाते हैं बिल्कुल, जैसे मिल्क क्रीम होगी, हलवा हो गया, ठीक है, फ्रूट जूस हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से कॉलिड्स है। फिर ब्लड की हम बात करें, तो मैंने ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ब्लड भी क्या है, कोलॉइड्स है। ठीक है, ब्लड भी किसमें आता है, कोलॉइड में आता है, जिसमें जो एल्बुमिनॉइड वगैरह है ना, जो प्रोटीन्स वगैरह है ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और
फ्लूइड प्रेजेंट होता है डीएम की तरह, तो ब्लड भी एग्जाम्पल आएगा कोलोइडल सिस्टम में। इसके अलावा सोइल होगी, है ना, सोइल भी क्या है, कोलोइडल का एग्जाम्पल होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये क्या चीज होता है देखो, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, जब रिवर है वो सी के साथ मिलती है ना, जो रिवर है, नदी है, वो जैसे समुद्र में मिलती है, तो उनके जो मिलने का जो एंट्री पॉइंट होता है, वहां पे क्या होता है, बहुत सारी जो एक तरह से मिट्टी है, क्ले है, वो इकट्ठी हो जाती है ना। बहुत सारे जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल होते हैं, वो वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है देखो, जैसे ये सी है, ओके, और इधर से रिवर आ रही है, ठीक है, तो ये सी है और ये रिवर है। तो रिवर में क्या होते हैं बेसिकली, क्ले होती है, जो क्ले होती है ना, सैंड, वो भी क्या है, कोलोइड्स है। और सी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट होते हैं, NaCl हो गया, ठीक है, KI हो गया, ठीक है, इस टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड सॉल्ट है। तो जैसे ही रिवर है और सी के आस जब मिलती है, जिनका जो एंट्री पॉइंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा बन जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे काफी चीजें हैं वो इकट्ठी हो जाती है, सैंड वगैरह, क्ले वगैरह, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि रिवर का जो कोल्ड पार्टिकल होते हैं क्ले के, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किससे, सी वाटर से। सी वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और उनके न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है, डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो रिवर सैंड होती है, जो बिल्डिंग में यूज होती है ना, बिल्डिंग बनाने में जो यूज होती है ना, मोस्टली इधर आपकी तरफ तो बहुत कम आती है वो, है ना, राजस्थान में काफी है, ठीक है। तो वहां पे जो बिल्डिंग में जो यूज होती है, तो उसको हम वहां से लाते हैं ना, डेल्टा से, ठीक है। तो डेल्टा में वहां पे जो रिवर और जो सी का जो एंट्री पॉइंट होता है, वहां पे काफी सारी जो क्ले है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसमें काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्टोन पार्टिकल, जिनको हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है, वो भी क्या है, कोलॉइड का हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ जी, तो वो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से होता है। सी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो रिवर में जो क्ले होती है ना, जो कॉलॉइड्स होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉलॉइड्स अराउंड एस। इसमें कोई डाउट किसी को, कॉलॉइड अराउंड एस में? फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के बेसिकली एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इतना बड़ा चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजंस है, ठीक है। हाँ जी, तो एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स। सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। तो जो स्मोक होता है बेसिकली, ठीक है, वो भी क्या है, कॉलॉइड्स है ना। इसका मतलब क्या है देखो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पे चिमनी वगैरह है, वहां से धुआं काफी आता है, स्मोक काफी आता है। तो स्मोक यदि डायरेक्टली एयर के अंदर मिक्स हो गया, ठीक है, तो उससे जो पोल्यूशन है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण काफी डिजीज हो सकती है। तो स्मोक को हम क्या करते हैं, थोड़ा डेंजरस होने से बचा देते हैं, ठीक है। हाँ, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो उसमें एक डिवाइस होती है, ठीक है, उस डिवाइस को हम कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। उस डिवाइस में बेसिकली क्या होता है देखो, इस टाइप का चेम्बर होता है,
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है लगा हुआ, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का। दिस इज द इलेक्ट्रोड, हाई वोल्टेज, ठीक है, लगभग 30,000 वोल्ट ना, इतना हाई वोल्टेज होता है। तो इलेक्ट्रोड है, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड होगा। तो जो स्मोक आता है, जो एग्जॉस्ट से जो स्मोक आता है, उसको इधर से पास किया जाता है, ठीक है, नीचे से। तो स्मोक भी क्या है, या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कोल्ड है, ठीक है। जैसे स्मोक आता है, तो स्मोक के जो डीपी के पार्टिकल होते हैं, मतलब स्मोक में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, स्मोक में दो चीजें हैं। एक तो सॉलिड पार्टिकल है, वो तो डीपी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो एयर है, वो क्या है, डीएम की तरह काम करेगी, ठीक है। तो स्मोक है सबसे ज्यादा डेंजरस किसके कारण होता है, डीपी पार्टिकल के कारण होता है, जो भी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल के कारण ज्यादा ये डेंजरस होता है, ठीक है। तो जितने भी जो सॉलिड पार्टिकल आते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं यहाँ, ठीक है, पहले चिपक जाएंगे बिल्कुल, और न्यूट्रलाइज होकर नीचे आ जाएंगे इस तरह से। स्मोक में जो सॉलिड पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है, वो तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अकुमुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएंगे, उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इधर से जो फ्रेश एयर है, वो इधर से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। कार्बन पार्टिकल से फ्री जो एयर है, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस गैस को हम इन्वायरमेंट में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा मेजर पोल्यूटेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसी कारण है, न्यूट्रलाइजेशन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कि जो स्मोक है, उसके पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, है ना, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इलेक्ट्रोड पे कोई ना कोई चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाले पार्टिकल को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्रियल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक के काम आती है। जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यदि हम प्रेसिपिटेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वो है एप्लीकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो वाटर होता है वो पोल्यूट, वो क्या होता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती है ना, डस्ट पार्टिकल है, उसके कारण वाटर क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। वाटर में क्या होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। तो हम एलम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एलम, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में फिटकरी की बोलते हैं, है ना। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2, ठीक है, पोटास एलम, है ना। पोटास एलम है, वो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है हमारे लिए। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। जो वाटर में जो भी इम्प्योरिटी होती है ना, वो एक कोलोइड की तरह काम करती है। तो एलम क्या करती है, इम्प्योरिटी को क्या कर देगी, प्रेसिपिटेट कर देगी, ठीक है। और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, कुमुलेट हो जाएगी, जिससे आपको वाटर है, वो बाकी वाटर क्या रहेगा, प्योर रहेगा, ठीक है, वो इम्प्योरिटी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो एलम ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है, ठीक है। जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है, उनका कोगुलेशन कर देती है, उनका क्या कर देती है, प्रेसिपिटेशन कर देती है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम, ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए हम एलएम यूज करते हैं, वो भी एक कोरोनल सिस्टम का ही एग्जांपल है, ठीक है, एप्लीकेशन। थर्ड है मेडिसिन में। मेडिसिन में तो मोस्ट ऑफ दी जो मेडिसिन होती है, वो कोलोइडल नेचर की होती है, ठीक है। हाँ जी। जैसे आई लोशन है ना, आई लोशन, आईज के लिए एक सोल होता है, जिसको हम सिल्वर सोल के नाम से जानते हैं, सिल्वर सोल, ठीक है। तो ये भी सिल्वर का कोलोइडल सोल्यूशन जो आई लोशन के काम आता है, ठीक है। एक बीमारी है कालाजार, कालाजार, कालाजार को दूर करने के लिए हम कोलोइडल एंटीमनी को यूज करते हैं। इसको कोलोइडल एंटीमनी को, ठीक है। तो ये भी एक कोलोइड्स है। और कईयों की जो मसल्स वीक होती है, तो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है।
उसके लिए हम कोलोइडल गोल्ड को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं कोलोइडल गोल्ड, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोलोइडल गोल्ड यूज करते हैं। और आपने सुना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो स्टोमक डिसऑर्डर को दूर करने के काम आता है, इसको स्टोमक डिसऑर्डर को। ये सारे के सारे क्या है, कोलोइडल नेचर की होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं वो कोलोइडल रेंज में आती है, ठीक है। हाँ जी। तो आई लोशन है, उसके लिए सिल्वर सोप, कालाजार के लिए कोलोइडल एंटीमनी, और कोलोइडल गोल्ड है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो स्टोमक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। और जो कोलोइडल मेडिसिन होती है वो इफेक्टिव भी होती है, बिकॉज उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कोलोइडल मेडिसिन का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिससे जो जर्म्स होता है उनका उसकी सरफेस पे क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कई मेडिसिन है, कोई लिक्विड ड्रग्स है ना, वो सारी की सारी एज ए कोलोइडल नेचर की है, ठीक है। अब सारी तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन होती है वो कोलोइडल नेचर की होती है, और ये ज्यादा इफेक्टिव भी होती है ड्यू टू हाई सरफेस एरिया। तो ये भी एक तरह से हमारा एप्लीकेशन है कोलोइड्स का। फॉर द टैनिंग, टैनिंग इंडस्ट्री में, तो देखो टैनिंग होता क्या है बेसिकली, जो एनिमल्स होते हैं कुछ, ठीक है, चाहे वो बफेलो या जो भी कोई हो, काऊ हो, ठीक है। तो एनिमल्स मरने के बाद उनकी जो स्किन होती है ना, जो लेदर होता है, ठीक है, उसको हम कई चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लाइक शूज वगैरह इन सब चीजों में, है ना। तो उस लेदर को हमें एनिमल हाइड से रिमूव करना पड़ता है ना। जो हड्डियां होती है ना एनिमल की, उनके ऊपर होता है स्किन में ना, तो एनिमल हाइड से हमें उस लेदर को रिमूव करना पड़ता है। और जो एनिमल का जो हाइड है ना, वो क्या है, एक तरह से कोलोइडल नेचर का होता है, उस पे ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो जब तक मतलब जो आपका लेदर होता है उसको हटाने के लिए हमें लेदर को मतलब जल्दी से रिमूव करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है ना, जो हाइड और जो लेदर की जो सरफेस है उनके बीच में, ठीक है, ताकि आपका जो लेदर है वो हार्ड भी बन सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेनिन यूज करते हैं, ठीक है। टेनिन एक बेसिकली एक कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, जो एनिमल जो हाइड होते हैं ना, एनिमल हाइड, उनकी कोलोइडल नेचर होती है, ठीक है। उनके ऊपर लेदर की क्या होती है, सरफेस होती है, लेदर इस तरह से रहता है। तो उनको हम टेनिन के अंदर सोखते हैं, तो टेनिन क्या करता है, जो चार्ज है उसको कर देता है न्यूट्रलाइज, ठीक है। और टेनिन में सोखने से टेनिन आपका नेगेटिव मतलब एनिमल हाइड होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो टेनिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, ठीक है। और इससे आपका जो लेदर होता है हार्ड हो जाता है, इस प्रोसेस को हम टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप टेनिन ही यूज करो, आजकल हम क्रोमियम के सोल्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। टेनिन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमियम के सोल्ट, सॉल्ट ऑफ क्रोमियम, ठीक है। दो भी टेनिंग के लिए काम आ सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं जानने को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था जो सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, इनके बारे में जितनी भी मैंने चीजें बताई थी, ये सारी की सारी किस में आ रही थी, कोलिड्स में भी आ रही थी ना। जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट सोप होता है, उसमें मिसेल फॉर्मेशन होती है, वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स है। जो मिसेल फॉर्मेशन है वो क्या है हमारा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोलॉइड्स का ही एप्लीकेशन है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स में, ठीक है। फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है वहां पे लाइट सेंसिटिव एजीबीआर एजीसीएल यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही है, ठीक है, अभी खत्म हो जाएंगे। जो ग्लास की प्लेट होती है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लाइट सेंसिटिव एजीसीएल एजीबीआर को रखते हैं, ठीक है। एजीबीआर की कोटिंग की जाती है, ठीक है। और उसमें हाइपो भी मिलाया जाता है, आप आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, ठीक है। तो ये लाइट सेंसिटिव जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, ये सारे क्या है, कोलोइडल्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फोटोग्राफी प्लेट्स में भी क्या होता है, यूज होता है। इसके अलावा जो रबर इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे हमें रबर मिलता है, रबर कहाँ से मिलता है,
रबर हमें लेटेक्स से मिलता है, रबर। ठीक है, लेटेक्स एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि रबड़ के जो पेड़ होते हैं ना, ट्रीज होते हैं, उनसे मिलता है। ठीक है, तो जो लेटेक्स है वो क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का होता है नेचर। ठीक है, इसकी नेचर कैसी होती है, कोलोइड्स की तरह होती है। ठीक है, तो लेटेक्स को हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करवाते हैं, है ना। रबर वैसे आपसे पूछ लिया जाए तो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड होता है। रबर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड होता है। तो रबर हमें मिलता है लेटेक्स से। ठीक है, तो लेटेक्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके प्रेसिपिटेट करवाते हैं। ठीक है, और लेटेक्स के प्रेसिपिटेट होने से आपको क्या मिलता है, रबर मिलता है। क्योंकि रबर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब गाढ़ा होता है ना, बिल्कुल डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। और लेटेक्स तो बहुत ही लिक्विड होता है जी, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करवाते हैं, तो जो डीपी पार्टिकल होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और आपको रबर ऑब्टेन होता है। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेंट यूज करते हैं हम, इंक यूज करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक सोप्स यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कलर्स है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें आप है ना एक बार पढ़ो, आपको चीजें हैं एक बार अच्छी समझ में आ गई, तो इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हो, वरना इनसे कोई डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन नहीं आता। हो सकता है आपको ऐसे एग्जाम्पल वगैरह पूछे, ट्रेनिंग के लिए क्या यूज होता है, ठीक है, मेडिसिन में कौन कौन सी, कालाजार के लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, हमने मेरे हिसाब से पूरी चीजें डिस्कस कर ली है। ठीक है, कोई चीज में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हमने चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया सारी चीजें। हाँ, किसी टॉपिक में कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो आप। और आज आपकी लास्ट क्लास तक छुट्टियां हुई आपके यहाँ, तो शायद एक 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 से ऑफलाइन क्लास हो जाए आपकी स्टार्ट, 1 जुलाई से। ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाएगी। किसी को डाउट है किसी में, कोई टॉपिक में, तो आप भेज सकते हो। और शायद मैं भी बठिंडा जा रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, कोई टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी को, चलो फिर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना छुट्टियों में। ठीक है, और जो भी होमवर्क है वो सारा कर लेना कंप्लीट अपना। ठीक है, हम 1 जुलाई को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप डाउट्स ले सकते हो। फिलहाल तो शायद में डाउट्स है, मैं वहाँ 1-2 दिन में वहाँ पे चला जाऊंगा, आप भेज देना डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, आज क्लास अभी चैप्टर पूरा हो गया तो हम खत्म करते हैं इसको।